बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मैं हूं साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन देख रहे हैं कामयाबी के रास्ते। आप तमाम का इस प्रोग्राम करियर काउंसलिंग प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं। हमारे घर के आसपास, हमारे शहर में, हमारी गली में एक बैंक होता है और उस बैंक में हम सभी लोगों का खाता होता है जिससे हम लोग लेन देन करते हैं। लेकिन ये बैंक से रिलेटेड एक जॉब बहुत फेमस है। एक वैकेंसी जब निकल कर आती है, एक एग्जामिनेशन होता है, उसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं, वो है बैंक पीओ का एग्ज़ाम। यानी इसकी तैयारी भी कर रहे होते हैं लोग। लेकिन आज हम लोग डिटेल में बताएंगे कि अगर आप बैंक में एज अ जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या डिग्री होना चाहिए और इसकी तैयारी आपको कैसे करना है। यानी अगर आप अपना करियर एज अ बैंक पीओ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको इस प्रोग्राम में आज हम लोग बताएंगे। उससे पहले आइए हम शो पर मुलाकात करते हैं जनाब SM रज़ा सर से, जो बेहतरीन करियर काउंसलर हैं। तो सबसे पहले उनका इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को सलाम अर्ज़ करता हूँ और वेलकम करता हूँ आपका इस प्रोग्राम में। और आज बैंक में एक ऑफिसर ग्रेड की जॉब आपको कैसे मिलेगी उस पर हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे तो सर बैंक की बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन हम लोग स्पेशली ये बैंक पीओ के बारे में आज बात करेंगे। जी, और हमेशा एम हाई करके चलना चाहिए। कहीं भी जाना है आपको ऑफिसर रैंक पे जाना है। ओके। तो अगर बैंक में जाना है तो सोचना है कि प्रमोशन के बाद आपको एक मैनेजर बन के निकलना है। बिल्कुल। तो स्टार्ट लेने के लिए आपको बैंक पीओ एक ऑफिसर रैंक की जॉब आपको बैंक में दिला सकती है। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस पे एक गहराई के साथ एक बात इंशाल्लाह हम लोग बहुत बताएंगे। ज़रूरी है। और ख़ासतौर से पेरेंट को भी मैं कह रहा हूँ, आपके बच्चे अगर 9th 10th में 11th 12th में, तो देखें कि अगर बैंक में उनको अपना करियर बनाना है, पता क्या है कि ज़्यादातर बच्चे उस तरफ भागते हैं, इधर भीड़ ज़्यादा भागती है। बिल्कुल। और ये बैंक पीओ एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका मतलब वैकेंसी आती ही आती है और हर साल एग्जामिनेशन भी होता है। हर साल एग्ज़ाम होता है। स्टेट बैंक पीओ का अलग से एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक है, इस सारे जो नेशनलाइज बैंक हैं, सारे सब बैंक की अलग अलग वैकेंसी होती है। कुछ बैंक क्लब होके भी एक साथ अपनी वैकेंसी निकाल देते हैं, 5-6 बैंक, 3-4 बैंक वैकेंसी के लिए ये एग्जामिनेशन होता है। या डेफिनेटली एज पर वैकेंसी। और जब भी ये एग्जाम होता है तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार, जैसे पिछले साल मैं देख रहा था तकरीबन 5,500 वैकेंसी आई थी। ओके, पूरे इंडिया में। हाँ, पूरे इंडिया में। और ऑफिसर रैंक की जॉब आपको बैंक में मिलती है और बैंक की सैलरी नो डाउट एट ऑल बहुत अच्छी होती है। और अपार्ट फ्रॉम सैलरी, जो लोग बैंक के एम्प्लॉय होते हैं उनको बहुत सारी स्कीम्स उनके लिए होती है, फैसिलिटी भी होती है, फैसिलिटी बहुत सारी गाड़ी होती भी है, मिलता है, सब कुछ होता है जी। और मेडिक्लेम की फैसिलिटी वहाँ पे मिलती है, बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन आपको बहुत मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। आपको अगर अपना घर बनाना है उसके लिए बहुत मिनिमम रेट पे आपको वहाँ से लोन वगैरह मिलता है। तो बहुत सारी आपको फैसिलिटी मिल सकती है। और बैंक में अगर आपके पास जॉब है तो एक परफेक्ट सिक्योर जॉब है। तो मुझे लगता है कि इसको एक करियर में एक ऑप्शन बना के बढ़ना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक जो सवाल आपके जहन में उठ रहा है वही सवाल हमारे जहन में भी उठ रहा है और इसका जवाब भी हम लोगों को मिलना चाहिए, तभी तो हम बैंक पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि बैंक पीओ की तैयारी करने के लिए हमें 12th के बाद क्या करना होगा, या 12th में भी हमें अगर इसकी तैयारी करना है तो क्या पहले से तैयारी करना होगा इसके लिए? तैयारी जितना पहले करें उतना ही आपके लिए बेहतर है। लेकिन जो मिनिमम आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैंक पीओ एग्जाम के लिए, आपको ग्रेजुएट होना है। ओके, कौन सी फील्ड? किसी भी फील्ड से आपको ग्रेजुएट होना है। तो सबसे अच्छी बात तो ये कि आप साइंस के हों, कॉमर्स के हों, ह्यूमैनिटीज़ के हों, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों, मेडिकल बैकग्राउंड के हों, किसी भी बैकग्राउंड से हों, किसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास ग्रेजुएट यानी आप ग्रेजुएट हैं, उसकी डिग्री आपके पास है, तो आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। ओके, ग्रेजुएट होना है बेसिकली। चलिए, आपको ग्रेजुएट होना है, किसी भी एफिलेटेड कॉलेज से होना चाहिए आपके पास ये डिग्री। अभी सवाल ये है कि सबका अलग अलग, जैसे साइंस आपने कहा, कॉमर्स कहा, और कॉमर्स वाले तो चलिए ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे है साइंस और आर्ट्स वाले के लिए, तो ये एग्ज़ाम कैसे देंगे उन लोग? तो बात तो हम लोग बच्चों को बताते हैं कि जब कॉमन एग्जाम है, सारी स्ट्रीम के लिए एग्जाम है, तो सिलेबस भी ऐसा होगा जो सबके लिए आसान होगा, सबके लिए एक जैसा होगा। तो इंशाल्लाह सिलेबस भी हम लोग यहाँ पे जब एग्जाम का पैटर्न बताएंगे तो सिलेबस भी स्क्रीन पे हम शो करेंगे। तो स्ट्रीम यहाँ पे आपके लिए कोई ज़्यादा मानी खेज नहीं है, बस आपको ग्रेजुएट होना है। और डेफिनेटली मैथ्स जिसकी अच्छी होती है, इंग्लिश अच्छी होती है, तो बच्चे आगे एक्सेल करते ही करते हैं। तो हम लोग हमेशा छोटे बच्चों को सलाह देते हैं कि छोटी क्लास में मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये थ्रू आउट योर लाइफ हर जगह इसका एप्लीकेशन है। किसी एंट्रेंस में जाइएगा, ये दोनों सब्जेक्ट हर जगह पे आपको मिलेंगे। तो मैथ्स और इंग्लिश आपको अगर छोटी क्लास में है तो अपनी अच्छी रख के आपको चलना है। ओके सर, ये भी एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि बैंक पीओ की तैयारी करना है, 4-5 लोगों को सुन लेते हैं तो हम भी तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इसके अंदर इतना नहीं पाया जाता है।
तो इस सिलसिले से आप कुछ कहना चाहेंगे कि एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको एक परमानेंट जॉब दे रहा है, एक सिक्योर जॉब दे रहा है, तो इसके लिए आप पहले से प्लानिंग करें, सुन के ना मतलब अमल में इस चीज़ को लाएं? एकदम पहले से प्लानिंग आपको करनी है। और एक तो सबसे अच्छी बात, गवर्नमेंट जॉब आपकी। तो प्राइवेट जॉब में, हालांकि मुझे यहाँ कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक जो समाज में एक बात देखी जाती है कि प्राइवेट जॉब में कोई सर्टेनिटी बहुत कम होती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हैं तो परफेक्ट। अगर काम अपना आप ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60-62 साल की रिटायरमेंट की एज होती है, और बहुत सारी जगहों पे पेंशन्स, अब तो नहीं है लेकिन कुछ जगहों पे पेंशन की स्कीम भी होती है, प्लस बहुत सारे ऐसी स्कीम्स होती हैं बैंकिंग सेक्टर में कि आगे चल के जो बची हुई लाइफ आपकी है रिटायरमेंट के बाद, वो बहुत आराम से आप गुजार सकते हैं। क्योंकि आप दूसरों के लिए सेविंग कराते हैं तो आपके पास भी तो 10 ऑप्शन निकल के सामने आ जाते हैं। नहीं, मतलब ये सवाल मेरा था कि किस तरह के बच्चे इसमें जा सकते हैं, क्या इंटरेस्ट होना चाहिए उनका? देखिए, आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, एक तो नंबर 1, और इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। 2 चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं, और 12th के बाद आपने सोच लिया, और 3 साल ग्रेजुएशन के साथ अगर आप अच्छे से तैयारी करें, तो ये कह सकते हैं जैसे हमारा ग्रेजुएशन 10th हो जाता है 14-15 साल की उम्र में, 17-18 पे जो है 12th हो जाता है जी, तो 21 साल में आपको जॉब मिल सकती है, 21-22 आराम से एक अच्छी जॉब मिल सकती है एकदम। तो यानी बहुत ज़्यादा इसमें आपको टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग ये सब में, तो इसमें मास्टर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। आप ग्रेजुएशन करना है, इमीडिएट आपको एंट्रेंस देना है, क्वालिफाई करके बैंक में बेहतरीन आपको जॉब लेना है। लेकिन बार बार बात आ रही है कि तैयारी कब से शुरू करनी है। अब जैसे आपने कितना अच्छा इशारा किया कि कब से हमको सोचना है, तो आप ये बताएं कि आज की डेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा ज़्यादा होते हैं जहाँ पे आप एंट्रेंस दे रहे होते हैं जहाँ के लिए, और वहाँ सीट्स काफ़ी कम होती है। तो जितनी ज़्यादा आप पहले सोचेंगे और जितना पहले आप तैयारी करनी शुरू करेंगे, उतनी ही आप मजबूती से कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं? जब वैकेंसी आपकी निकलेगी। ग्रेजुएशन के बाद जनरली जैसे आपने हिंट किया कि 21 साल लग ही जाते हैं। 14-15 साल में आप 10th करते हैं, 2 साल 12th, 16-17 में आप कर लेते हैं, उसके बाद 3 साल आपका ग्रेजुएशन। तो 20 से 21 साल आपको ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते लग ही जाते हैं। जैसे ग्रेजुएशन करेंगे आप फौरन, अगर आप फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे होंगे तब भी आप, जब ये वैकेंसी आती है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपका ग्रेजुएशन हो गया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 साल के एज से बच्चे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अटैम्प्ट फिक्स नहीं है, सो बेहतर ये है कि पहले से जब आप तैयारी करके चलेंगे तो एक अटैम्प्ट अगर आपने दिया और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, अपनी गलतियों की तरफ आपकी निगाह जा रही है, तो नेक्स्ट अटैम्प्ट आप पूरी मजबूती से अपनी गलतियों को दूर करके आप तैयारी करेंगे और एक सक्सेसफुल आप अटैम्प्ट लेंगे। ओके जी, तो चलिए, अभी आप सोच रहे होंगे कि एग्जामिनेशन जो होता है कि उसके बारे में कैसे बात किया जाए, मतलब किस तरह का एग्जाम होता है। तो मैं चाहता हूँ कि एग्जाम पैटर्न और कौन कौन से लेवल हैं उस पर थोड़ा सा आप बताना शुरू करें। ऑफिसर रैंक का एक एग्जाम है, तो यहाँ पे 3 लेयर में आपकी टेस्टिंग होती है। ओके, सबसे पहला एग्जाम होता है, उसको बोलते हैं प्रीलिम एग्जाम, जो पहला एग्जाम होता है। जैसे यूपीएससी में भी प्रीलिम्स बोला जाता है। ओके, जी जी जी। तो प्रीलिम एग्जाम में एक पर्टिकुलर कट ऑफ आपको पहले लाना होगा। उस कट ऑफ को लाने के बाद आप मेन एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होंगे, उस एग्जाम में बैठने के लिए। और यहां पर बच्चों से खास तौर से मैं कहूंगा कि जितनी वैकेंसी आती है, सपोज अगर 5000 जॉब्स आए तो उसका 10 गुना यानी 50,000 बच्चे प्रीलिम एग्जाम से मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी वैकेंसी होगी उसका 10 टाइम्स तकरीबन प्रीलिम एग्जाम से मेन एग्जाम के लिए बच्चों को क्वालिफाई कराया जाता है। अब आपने प्रीलिम एग्जाम क्वालिफाई करके अब आ गए मेन एग्जाम की तरफ। मेन एग्जाम जब आप देंगे तो एग्जाम के बाद फिर आपको एक और राउंड फेस करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इंटरव्यू राउंड। तो अब इंटरव्यू राउंड पे जब आप आएंगे तो इंटरव्यू राउंड को इन्होंने 2 हिस्से में डिवाइड किया है। एक है ग्रुप डिस्कशन, जिसपे 20 मार्क्स इन्होंने एलोकेट किया हुआ है। 10 बच्चों को बिठा देंगे, 10 बच्चों के लिए कोई टॉपिक दे देंगे और वो 10 बच्चे उस टॉपिक पे बोलेंगे। सामने एग्जामिनर बैठे होंगे, वो एग्जामिनर जज करेंगे कि 10 में कौन सा बच्चा इस टॉपिक पे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है। यानी उसका पर्सनल टेस्ट भी हो जाएगा, इस हिसाब से उसका पर्सनालिटी टेस्ट है। जी, ओके। और उसके बाद फिर 30 मार्क्स का अब इंडिविजुअल फिर वो 10 बच्चों में से अलग अलग करके एक एक बच्चे बुलाए जाएंगे और अलग अलग उनका इंटरव्यू होगा। ओके, तो यहाँ पे तो यानी 2 इंटरव्यू है, एक जीडी होगा ग्रुप डिस्कशन और एक पर्सनल इंटरव्यू। राइट, तो इसको इन्होंने एक ही नाम दिया है इंटरव्यू। इंटरव्यू में 2 सेक्शंस आ गए, ग्रुप डिस्कशन एंड पीआई पर्सनल इंटरव्यू। तो पूरे बैंक पीओ एग्जाम के 3 फेजेस आपके आ गए। प्रीलिम एग्जाम आ गया, उसको क्वालिफाई करेंगे तो मेन एंड इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू में 2 राउंड आ गए आपके, एक ग्रुप डिस्कशन का है और एक पर्सनल इंटरव्यू का है। ओके जी, चलिए प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा या क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे,
ये भी जानना ज़रूरी है। बेहतर आपने सवाल राइज किया है, और हम लोग स्क्रीन पे बच्चों को दिखा रहे हैं कि जब आप प्रीलिम का एग्ज़ाम देंगे तो पेपर कितने ड्यूरेशन का होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, मार्किंग स्कीम क्या होगी, और उसमें टॉपिक क्या पूछे जाएंगे। तो स्क्रीन पे आप देखें, और ख़ास तौर से मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जो अभी 12th में है और बैंक पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप अभी से इन टॉपिक्स को देखें और अपने आप को मजबूत होके उस डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करें। ओके, पहले मैं राउंड की बात कर रहा हूँ, यानी प्रीलिम एग्ज़ाम जो होता है इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का पेपर होगा। ध्यान रखें यहाँ पर 1 घंटे का पेपर यानी 60 मिनट आपके पास हैं, और टोटल आपके पास 100 यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। निगेटिव मार्किंग के साथ ही एग्जामिनेशन है, यानी 1/4.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ है। मैं यहाँ पे टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जिस टॉपिक पे क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज पे 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, इस पे 35 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग एंड एबिलिटी पे 35 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। तो आप ध्यान दें कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी होनी चाहिए, और क्योंकि 0.25 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, सो आप कितने एक्यूरेट होने चाहिए इस एग्ज़ाम के अटैम्प्ट में, इसका भी आपको ख़ास ख्याल रखना है। तो 3 सेक्शंस थे। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी बेसिक मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चन, एंड रीजनिंग एबिलिटी में आपके 35 क्वेश्चंस होंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि 3 सब्जेक्ट होंगे इसके अंदर, और जैसा कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज बताया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बताया, और रीजनिंग एबिलिटी। वैसे तो आप थोड़ा बहुत इसमें बताते रहते हैं, लेकिन इस बैंक पीओ एग्ज़ाम में ये तीनों सब्जेक्ट के बारे में, बिकॉज इसका टाइम बहुत कम दिया होता है, बोल रहे हैं कि 20 मिनट्स में आपको ये एक सेक्शन करते हैं, एक सेक्शन करना है, 20 और 20 यानी 1 घंटे का ये पेपर होगा। तकरीबन 100 मार्क्स का पेपर है, और 100 क्वेश्चन हैं, और 60 मिनट हैं आपके। 60 मिनट हैं, तो तकरीबन आप मान लें कि एक क्वेश्चन पे आपको फ्रैक्शन यानी कि 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, तकरीबन आपको मिल रहे हैं 1 मिनट से और कम, यानी लगभग 40 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है। तो ऑप्शनल वाले, वो डॉट वाले के 4 में से कौन सा सही है वो करना होगा। एग्जैक्टली। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में डिटेल कर दें कि किस तरह से होगा ये। जी, और यहाँ पर एक चीज और मैं जोड़ रहा हूँ कि ये पेपर ऑनलाइन होगा, ये ध्यान रखना है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इंग्लिश में जनरली जो आपकी ग्रामेटिकल, जो ग्रामर आपका इंग्लिश का होता है, ग्रामर पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कंप्रीहेंशंस आपके बहुत सारे इसमें आएंगे, तो ग्रामर आपने बहुत अच्छी आप रखिएगा। ग्रामर अगर आपका अच्छा होगा तो आप इंग्लिश के पोर्शन को बहुत आसानी से कर पाएंगे, और अनसीन पैसेजेस आपको बहुत अच्छी उसकी प्रैक्टिस करना है। ओके, चलिए, ये चीज़ है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़े। अगर इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा कहीं मार्केट से बुक्स वगैरह मिल जाए, या ऑनलाइन सिलेबस, तो कुछ है? एकदम है, और बैंक पीओ की तो बहुत सारे पब्लिकेशंस किताबें पब्लिश करती हैं। तो किसी भी बुक स्टॉल पे आप चले जाएं और आप कहें कि मुझे बैंक पीओ की प्रिपरेशन के लिए बुक चाहिए, तो जितनी भी बड़ी पब्लिशिंग कंपनीज हैं, सब बैंक पीओ की किताबें निकालती हैं। तो जैसे आप जब वो बुक लेंगे तो उसमें इंग्लिश के पोर्शंस भी होंगे, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग भी होगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी होगा। विद सिलेबस आपको सारी चीजें वहां पे मौजूद होंगी। ओके, अगर मेंस एग्जामिनेशन की बात करें बैंक पीओ की, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं पेपर का। जी, तो अब आपने पहले प्रीलिम एग्जाम दिया और कट ऑफ आपने लिया, और कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद से आप मेन एग्जाम के लिए आप एलिजिबल सिक्योरिंग, जैसे आपने कहा कि 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, तो इसमें कितना हमें गेन करना होगा तकरीबन, कि हम अपने आप को सेफर जोन में लेके जाएं? देखिए साजिद साहब, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जहाँ पे रैंक बनती है, वहाँ पे आप अपर लिमिट को तो कभी डिफाइन कर ही नहीं सकते। क्योंकि आप देखें जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, बच्चों के मार्क्स कितने अच्छे आ रहे हैं, कहाँ कैसे स्कोर्स आ रहे हैं, और जेई में पता नहीं बच्चे कितने सारे स्कोर्स ला रहे हैं, और उसी तरह से नीट में बच्चों के स्कोर आ रहे हैं, सिविल सर्विसेज में बच्चों के स्कोर आ रहे हैं। लेकिन इतना मैं मान के चलता हूँ कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो एटलीस्ट 60, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, एटमोस्ट नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 60 तो आपको हर हाल में लाना चाहिए, और उससे जितना ज्यादा आप लाएंगे उतना ही परफेक्ट यानी सेफर जोन में आप पहुंचते जाएंगे। 100 में से 80-90 आ गए तो और अच्छी बात है, बेहतर है। अब बच्चे लाते हैं, ओके, बच्चे लाते हैं, तभी तो सिलेक्शन होता है हर साल, जो कि वैकेंसी इसकी आती ही आती है। जी जी। ओके, तो चलिए अभी मेंस की बात करें, तो मेंस में क्या रहेगा? तो अब आपने बात की, अब यहाँ से हमने प्रीलिम क्वालिफाई किया और मेंस के लिए हम एलिजिबल हो गए। मेंस में जब आप बैठेंगे तो पेपर जो आपका होगा वो 3 घंटे 30 मिनट का होगा। ओके, और यहाँ समझना बेहद जरूरी है, वो 3 घंटा 30 मिनट कैसा होगा। पहले 3 घंटे आपको कंप्यूटर पे ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर देना है, 3 घंटे यानी 180 मिनट। टॉपिक मैं स्क्रीन पे शो करूंगा। उसके बाद
30 मिनट आपको पेन पेपर पे एसे राइटिंग के लिए आपको, और एप्लीकेशन फॉर्मेट, यानी एप्लीकेशन कैसे आप लिखते हैं, एप्लीकेशन एंड एसे राइटिंग का ये सेक्शन होगा। पेन पेपर आपको दिया जाएगा और आपको लिखना है 30 मिनट। तो ये जो मेन का एग्जाम है ये 2 सेक्शंस में हो गए आपके। 3 घंटे आपको देना है, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन पेपर होगा, और 30 मिनट में आपको उसी वक्त देना उसी वक्त, वहां से बाहर नहीं आना है। अच्छा, इंटरवल नहीं है। जैसे 3 घंटे पूरे हो गए, फौरन आपके हाथ में पेन पेपर होगा और वहां से आप उसको लिखेंगे, और उसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक ऐसे राइटिंग होगा और साथ साथ एप्लीकेशन राइटिंग भी बढ़िया होनी चाहिए, फिर एकदम होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन भी जी एकदम होनी चाहिए। हम जैसे लोगों को तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, राइटिंग खुशखत होना बहुत जरूरी है, राइटिंग, क्योंकि जब तक आप क्या लिख रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तो वो टॉपिक वहीं पे डिसाइड उन लोग ही करेंगे, लेकिन उसकी प्रिपरेशन हम लोग को पता पहले से जब आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किस तरह के एग्जाम्स में इससे कैसा आता है और एप्लीकेशन किस तरह की आती हैं, तो वो सब सारी चीज़ें आपके पास वेल नोन फॉर्म में पहले से होंगी। ओके, चलिए, और आपने इंटरव्यू राउंड तो बता ही दिया है कि इसमें 2 इंटरव्यू राउंड होगा, और एकदम साफ क्लियर है कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी करना है, यानी 3 राउंड है टोटल एग्जामिनेशन का। फिर मेंस की तैयारी करना है आपको, और फिर पर्सनल है, वही यूपीएससी की जैसी तैयारी आप करते हैं जी, वैसे ही इसका भी पैटर्न बनाया हुआ है जी। और ये इसको एग्जाम कराता कौन है, कौन सी बॉडी है इसकी? अब यहाँ पे बैंक जो है IBPS करके बैंक की एक बॉडी होती है, वही बैंक अपना 5-6 बैंक एक साथ मिल जाते हैं और वो अपना खुद ही एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। और यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट में प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं होते हैं। प्रीलिम का मार्क्स सिर्फ आपको मेंस के एग्जाम तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होगा, लेकिन जो कट ऑफ, जो सिलेक्शन की जो लिस्ट बनेगी, उसमें आपका मार्क्स मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू राउंड का होगा। तो ये एक ऐसा है कि आपको एग्जाम अगर देना है तो आपको ये भी पास करना पड़ेगा। प्रीलिम्स पास करेंगे तभी आप मेंस में बैठेंगे। अब मेंस का जो मार्क्स होगा और इंटरव्यू का मार्क्स होगा, उससे आपके तो इससे एक फायदा ये होता है कि मतलब जितने लोग मेहनती हैं जी, या जो आगे बढ़ना चाहते हैं वही लोग मेंस देंगे। ऐसा नहीं है कि 5 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया तो 5 लाख लोग मेन का एग्जाम देंगे, ऐसा नहीं है। तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि जितनी वैकेंसी होगी उसका 10 टाइम्स जो है प्रीलिम से मेंस के लिए लिया जाता है, और मेंस में बच्चे बैठते हैं और मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को क्लब करके एक आपके मेरिट की लिस्ट बनती है। तो उसके बाद हमको जो है सीट मिल जाएगी या हमारी पोजीशन डिसाइड हो जाएगी, या उसके बाद भी हमें कुछ करना होगा? नहीं, अब जैसे अब जब आपका सिलेक्शन हो गया तो अब बैंक वहां से, जैसे मान लिया 5 या 6 बैंक आपके आ गए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस बैंक में, क्योंकि चॉइस भी आपसे पूछी जाएगी, तो किस बैंक को आप चॉइस में ले रहे हैं, वहां आपको आपका अपॉइंटमेंट होगा। बैंक का नाम ले सकते हैं आप, तो थोड़ा इजी हो जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, ये सब सारे बैंक है, सेंट्रल बैंक है, सारे बैंक्स में बैंक पीओ की वैकेंसी आती है। जितने सारे नेशनलाइज बैंक है सब में बैंक पीओ की वैकेंसी आती है। ओके जी। अच्छा सर, मैं ये भी सवाल यहाँ पे थोड़ा सा कर लेता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं और गवर्नमेंट बैंक है, चलो आपने बता दिया कि अगर आप बैंक पीओ का एग्जाम देते हो चलेगा, लेकिन अगर कोई वहां से निकलकर प्राइवेट की तरफ आना चाहे तो आ सकता है? क्यों नहीं, यहाँ पे प्राइवेट बैंक अपने उसका फायदा होगा, यानी तैयारी अगर वो कर रहा है बैंक पीओ की एकदम होगा, तो उसका तैयारी प्राइवेट सेक्टर में अगर वो यूटिलाइज करे और आना चाहे तो आ सकता है, एकदम होगा। और आपकी एक बात मुझे याद आ रही है, जब हम लोगों ने सिविल सर्विसेज का एग्जाम का वो किया था, तो आपने एक बात कही थी कि जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, अगर उनका यूपीएससी में सिलेक्शन ना हो तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो बैंक पीओ में आ जाए। अब बैंक पीओ की आपने तैयारी की, सपोज अगर आपका नेशनलाइज बैंक में नहीं हुआ और किसी मल्टीनेशनल बैंक ने वैकेंसी निकाली, तो उनके लिए भी ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो वहां भी जब आप बैठेंगे तो यही सब सारी चीजें वहां भी आएंगी, कोई बहुत अलग से चीजें नहीं आती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई आप करेंगे, मेहनत करेंगे तो फायदा मिलेगा ही आपको। एक जगह सिलेक्शन नहीं होगा, दूसरी या तीसरी जगह आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ओके, तो अब थोड़ा सा सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि पेपर पैटर्न के बारे में आप बता दें थोड़ा सा डिटेल। SBI PO मेन एग्जाम पैटर्न में बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखें। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड पे 45 क्वेश्चन आएंगे आपके, 60 मिनट का ड्यूरेशन होगा, 60 नंबर इसमें होंगे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पे 35 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होंगे। 45 मिनट्स आपको दिया जाएगा इस सेक्शन के लिए। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस पे 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के, 35 मिनट इस सेक्शन पे दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन इस पे आएंगे और 40 इसमें मार्क्स होंगे, 40 मिनट आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
जब आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 155 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर ये होगा और 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें 2 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, एक ऐसे राइटिंग का होगा और एक एप्लीकेशन राइटिंग का होगा, और इसमें 50 मार्क्स होंगे और इस सेक्शन के लिए 30 मिनट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सर लास्ट एपिसोड में हम लोग ने कहा था कि थोड़ा सा इंडियन आर्मी के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। अभी हाल ही में वैकेंसी आई थी, जो टाइम तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है, लेकिन उसमें ऐसा था कि जो एसएससी टेक्निकल डिपार्टमेंट से जुड़े हों, यानी इंजीनियरिंग वगैरह के, तो ये हम लोग शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि इंजीनियरिंग के लोग भी इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे कि आने वाले दिन में भी लोग तैयारी करें अच्छे से। जी, आपने बहुत अच्छा इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एक प्रोग्राम आपने किया था। तो इसमें देखें, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो और आपने अप्लाई किया तो आपको यहाँ से रिटन टेस्ट से आपको गुजरना नहीं है। ओके। अब वो क्या करेंगे, आपके पूरे मार्क्स को देखते हुए जितनी सारी वैकेंसीज़ के लिए जो एप्लीकेशंस आएगी उसमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके उनको कॉल करेंगे और फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू राउंड के बाद डायरेक्टली आपको ज्वाइन कराया जाएगा। ओके। तो इसमें जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो है ही है, और साथ साथ जो एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएससी आईटी वाले बच्चे भी हैं, वो भी इस तरफ आराम से जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मतलब आपको सिर्फ इंटरव्यू और फिजिकल आपको देना था यहाँ पर रिटन कोई आपका एग्जामिनेशन नहीं था। और आर्मी हमेशा अपने जो शहीद जवान होते हैं उनका भी ध्यान रखती है, तो जो उनकी विडोज होती हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जब आर्मी में जाएंगे तो एक ऑफिसर रैंक पे आप जाएंगे। ओके। अच्छा सर, उसमें एक चीज़ ये मेंशन की होती है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन जी टेक्निकल, जी, तो ये क्या है शॉर्ट सर्विस? आर्मी में जो जॉब आती है उसमें ड्यूरेशन ऑफ जॉब्स के बेस पे इसको डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर आप आर्मी में जा रहे हैं और ऑफिसर रैंक पे अगर आपको जाना और आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आपके लिए एक बेहतरीन ये ऑप्शन था। तो नेक्स्ट ईयर जब ये या नेक्स्ट टाइम जब ये वैकेंसी आए और जो बच्चे इंजीनियरिंग अभी कर रहे हैं, 3rd ईयर 4th ईयर में हैं, या एमएससी आईटी कर रहे हैं, या जियोलॉजिकल साइंस से आप है, मटेरियल साइंस से अगर आप कुछ कर रहे हैं, मास्टर्स तक अगर आप पहुंच चुके हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, जियोलॉजी में आप कर रहे हैं, तो आपके लिए एमएससी करने के बाद इंडियन आर्मी में ऑफिसर रैंक के लिए डायरेक्ट आपके लिए ये एंट्री यहाँ पर खुलती है। और आप अप्लाई करें, अपनी मार्कशीट को भेजें, वहाँ से वो आपको कॉल करेंगे और फिर आपका फिजिकल एंड इंटरव्यू राउंड होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसी वैकेंसीज आती है जो हमारे दरमियान हमें पता भी नहीं चलता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती है जो आपके लिए खासकर होती है और आप उसके लिए क्वालिफाई भी होते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हैं, पता नहीं चल तो हम लोग ये कोशिश करेंगे सर आने वाले एपिसोड में भी हमेशा हम लोग सब्जेक्ट और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो करियर का अहम हिस्सा जॉब है। डेफिनेटली। तो जॉब्स के बारे में भी सर आप नोटिफिकेशन लोगों को बताया करिए इंशाल्लाह। और हम लोग प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बताएं कि भाई कहाँ आसानी से आप जा सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं होती है जिसकी वजह से आप वहाँ नहीं पहुँच पाते। बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना है और हम लोग भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको आपकी मंजिल का आपको पता बताते रहें। ओके जी, बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। हमारे पास कुछ सवाल भी हैं जिनके जवाब चाहिए आज के एपिसोड में। तो सबसे पहला सवाल जो है मोहम्मद जुनैद हैं, ये कह रहे हैं कि अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपका शो चैनल विन के टीवी पर देखा था इस शो को, और मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि मैं अभी कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ और बीकॉम 3rd ईयर में हूँ, कंप्लीट होने वाला है। तो अब आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड मी। जिसमें से आज हम लोग ने एक और बात किया है। अभी बैंक पीओ आपके लिए हमने बताया, तो बेस्ट हो सकता है आपके लिए। बैंक पीओ है आपके लिए। बैंक में क्लरिकल जॉब की वैकेंसी भी आती है, इंशाल्लाह उस पर भी हम लोग बताएंगे कि वो बैंक पीओ से कैसे अलग है, लेकिन उसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, थोड़ा सा एग्जाम उसका इससे अलग होता है। तो आप क्लरिकल जॉब पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोगों ने बताया। यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करती है, सिविल सर्विसेज के अलावा भी जो ग्रेजुएट बच्चे होते हैं उनके लिए यूपीएससी सीजीएल का, एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, वो एग्जाम भी आप दे सकते हैं। तो बैंक पीओ जो आज हम लोगों ने किया है, एक बार बैंक पीओ का सिलेबस जैसे हमने बताया, एक बार उसको देखिए कि उन टॉपिक्स पे आप जल्दी से ग्रिप बना सकते हैं कि नहीं। अगर बना सकते हैं तो ये बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन होगा। ओके। इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है कॉमर्स से? कॉमर्स से क्योंकि अभी 3rd ईयर में इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो आगे कुछ और भी बताना चाहेंगे आप? सीए तो इनके पास ही है। हाँ, सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, आईसीडब्ल्यूए कर सकते हैं, बैंक पीओ के लिए आप कर सकते हैं, बीएड करके आप टीचर बन सकते हैं। ओके, है ना। आप एक रास्ते नहीं, कई रास्ते हैं। कई रास्ते हैं। सिविल सर्विसेज ये दे सकते हैं,
बीएड करके टीचर ये बन सकते हैं, रेलवे में नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए भी वैकेंसी आपके लिए आती है, वो भी आप जा सकते हैं। तो जॉब यानी ऑप्शंस की कमी नहीं है, बस आप डिसाइड करें कि आपका इंटरेस्ट किधर जाने का है। ओके, ऑलराइट। चलिए एक और सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम राजिया फ्रॉम बैंगलोर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन अबाउट यूपीएससी। थैंक यू। प्रोग्राम हम लोगों ने किया था यूपीएससी को, आपने डिटेल से किया था, उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा किया है इन्होंने। और बोली है कि आई जस्ट वांट टू नो एनी गुड कोचिंग ऑफ यूपीएससी इन बैंगलोर, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट दिस। देखिए बहुत सारे बच्चे, अब तो अगर ऑनलाइन है आप देखें तो ऑनलाइन की सारी फैसिलिटी, सारे कोचिंग ऑनलाइन पर भी हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितने भी कोचिंग आप देखेंगे, जितने भी मेट्रोपॉलिटन हैं, स्टेट की कैपिटल, खासतौर से मेट्रोपॉलिटन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको सारे कोचिंग जैसे वाजीराम रवि है, चाणक्य है, इस तरह से IAS बाबा है, तो ये 4-5 कोचिंग हैं, इनकी ब्रांच बेंगलोर में ज़रूर होगी। टॉपर्स एक है, टॉपर्स का भी आप देख सकती हैं। तो इनमें से कोई भी एक अगर आपको मिल जाता है, वहाँ उसकी ब्रांच है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं। अदरवाइज डिस्टेंस लर्निंग से भी अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकती हैं। ओके, ऑल राइट। पर डिस्टेंस से इतना फ़ायदा होता है क्या? बिकॉज जो फिजिकल लेक्चर्स अटेंड करना, उसकी बात अलग होती है, ऑनलाइन का थोड़ा सा दिक्कत होती है। जब आप फिजिकल में हैं तो दूसरे बच्चों के रिस्पेक्ट में आप कहाँ हैं वो आपको पता चलता है। लेकिन अब तो ये है कि जितनी भी अच्छी कोचिंग है, सबकी ब्रांचेस बेंगलोर में जरूर मौजूद है। ओके, बिल्कुल। आप वाजीराम रवि की तरफ आप ट्राई करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बेटे ने अभी नीट का पेपर दिया है, उसको 400 तक आएगा। अगर हमें फील्ड चेंज करना हो तो क्या करना चाहिए? वो डेटा साइंस में जाना चाह रहा है, क्या हमें उसमें डालना चाहिए? आगे हमें बता दे, डेटा साइंस के बारे में कुछ पता नहीं है कि इसका स्कोप क्या है और इसका प्लेसमेंट कैसा है। इसके बारे में थोड़ा सा सजेशन आप दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है बेटे के फ्यूचर को लेकर, और सही डिसीजन है लेना है सही वक्त पर। टेंशन में ना आए आप, हम लोग हैं आपके साथ यहाँ बैठे हुए, और आपके तमाम परेशानियों के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन लेके हम जरूर आएंगे आपके। देखिए डेटा साइंस में क्या है कि यहाँ मैथ्स होनी चाहिए 12th तक। अब अगर आपके बच्चे के पास 11th-12th में मैथ्स नहीं है तो आप उस तरफ ना ले जाएं। इस बार क्या हुआ है कि MBBS और BDS और BHMS, BUMS और BMS के अलावा BSc नर्सिंग के लिए भी कुछ कॉलेजेस ने नीट के स्कोर को इस बार एक्सेप्ट करना शुरू किया है। तो 400 मार्क्स पे किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में आपके बच्चे के लिए BSc नर्सिंग में एडमिशन उसको मिल सकता है। और BSc नर्सिंग बहुत बेहतरीन कोर्स है। वो हो सकता है पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज आपके बच्चे के लिए हो सकता है। हम लोगों ने ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी का प्रोग्राम किया, वो भी आपके बच्चे के लिए हो सकता है। तो परेशान नहीं होना है, 400 मार्क्स पे वेट जरूर करना है, और BSc नर्सिंग आप एक बार अपने बच्चे को ट्राई कराएं। ओके, ऑलराइट। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं है, तो जब आपसे बात करते हैं तो नए नए कोर्सेज के बारे में पता चल जाता है कि ऑप्शन क्या है, और डिटेल कर देते हैं आप। आपका बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से आने वाले दिन में भी चैनल विन के व्यूवर्स को और बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं उन्हें गाइड करते रहेंगे आप। और जिस बच्ची ने बेंगलोर से खासतौर से अपने सिविल सर्विसेज के बारे में लिखा, यही हम लोगों की एक कामयाबी है। बिल्कुल, बच्चे प्रोग्राम देखते हैं और प्रोग्राम देखने के बाद से अपने आप को उस तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। हम परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं जी बिल्कुल कि आप कामयाब हो, और हमको भी परवरदिगार इस तरह से मतलब मोटिवेट करे कि हम इस तरह की सारी चीज़ें आपके सामने लाएं, बच्चे सुने और सुन के उस पर अमल करने की कोशिश बिल्कुल करें। जी तो सर बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तो जी हाँ नाज़रीन, अपने अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई खूब दिल लगा कर करिए, क्योंकि पढ़ाई है तो सब कुछ है आपके पास, यानी नॉलेज है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और जिस तरह से आज के एपिसोड में हम लोगों ने करियर एज अ बैंक PO अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आज ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कोशिश किया गया है कि आप तक पहुँचाई जाए। साथ ही आपके सवाल थे उसके जवाब भी दिए गए। आने वाले दिन में भी अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9619667578। साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं winislam@gmail.com। देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।